Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is magnetic quantum number. और देखते हैं कि अगर ये पूरा हो जाता है तो स्पिन क्वांटम नंबर को भी लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन पहला हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एजीमुथल का बचा हुआ पार्ट कवर कराया था और साथ ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेफिनेशन को डिफाइन किया था। तो देखो आपके सामने मैग्नेटिक लास्ट जो वीडियो का एंड था वही वाली चीज आपके सामने है बोर्ड पे अभी भी। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है, क्या बताते हैं हमको कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी देखो शेल में होता है, मतलब एक एनर्जी लेवल पर होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि कोई भी एटम में उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ एक डिस्टेंस पर और इसके घूमने से जो पाथ बना वो एक एनर्जी लेवल हुआ। ठीक है बेटा, अब इस एनर्जी लेवल में वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है या वो इलेक्ट्रॉन बेटा किसी मान लीजिए वो घूमने से उसका पाथ क्या बन गया, मान लीजिए इलिप्टिकल पाथ बन गया या सर्कुलर ही है। ठीक है, ये एजीमुथल ने बताया जिसको हम सबशेल बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये इसमें एक्स एक्सिस में घूम रहा है किसी सबशेल में कि वाई एक्सिस में घूम रहा है, घूमने की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एटम तो हमारा बेटा स्फेरिकल होता है। क्लियर है पॉइंट। अब स्फीयर में वो इस एक्सिस में घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसके जो स्पेस में घूमने की डायरेक्शन है बेटा, किसी भी पहले मेन शेल आया एनर्जी लेवल, एनर्जी के लेवल के अंदर का सबपाथ आया मतलब सबशेल। अब वो सबशेल में कैसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है बेटा, ये हम किससे पता करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, है ना। तो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बताता है बेटा, या ओरिएंटेशन बताता है किसका, इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास अभी हमने याद करिए तो तेरी डेफिनेशन हो गई, लेकिन मेन पॉइंट ये पॉइंट आया कैसे सर, मैं नहीं, क्योंकि मैं जब भी कोई बेटा स्टार्ट कराता हूँ तो आपसे एक सबसे पहले बोलता हूँ या बताता हूं कि किसी भी चीज का जनरेटिंग पॉइंट क्या है, वो डेफिनेशन बनी क्यों। तो ऐसे ही हमें क्यों ये पॉइंट आया कि भाई वो एक्स एक्सिस में भी घूम सकता है, वाई में भी, जेड में भी, है ना। तो ये पॉइंट आया कहां से, तो ये तो डिफरेंट देखो ये कहां से आया पॉइंट। याद करिए जो हमारा शुरुआत में एजीमुथल में कैसे आया था, लाइन स्पेक्ट्रम से आया था कि जो हमारी लाइन है वो छोटी छोटी किसमें बटी हुई थी, है ना। हमारे पास जो लाइन थी है ना, वो छोटी छोटी फाइन लाइंस में बटी हुई थी, जैसे एक मेन लाइन विजिबल इस टाइप से, फिर ये छोटी छोटी फाइन लाइंस में बटी हुई थी। समझ में आया। तो ये स्पेक्ट्रम होता है किसी चीज का। मान लो कोई एटम है, ठीक है, आपने उस पर लाइट एनर्जी डाली, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, देन एनर्जी को इमिट किया, और एनर्जी के इमिट करने पर क्या बना, आपका इमिशन स्पेक्ट्रम बना। यही तो मेन प्रोसेस होता है बेटा कि ये क्या है, ये तो क्या है आपका, तो स्पेक्ट्रम का सोर्स क्या है, ये है ना। स्पेक्ट्रम का जो आपका सोर्स है बेटा वो आपका क्या है, ये है। इज इट क्लियर कि भाई इसने पहले एनर्जी को ऑब्जर्व किया, देन इमिट किया, और जब एनर्जी इमिट करी तब उसका एक स्पेक्ट्रम बना। तो शुरुआत में क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर कि भाई अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो इसीलिए अलग अलग लाइंस मिलती है, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चला वो लाइन छोटी छोटी फाइन लाइंस में बटी होती हैं, तो एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ में घूमते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो बेटा इस तरीके से ये पॉइंट आया। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पॉइंट कैसे आया वो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा, जैसे ये कोई स्पेक्ट्रम है, मतलब ये कोई सोर्स है ना, मतलब कोई एटम है, कोई सब्सटेंस है जिसपे आपने रेज डाली, है ना, एनर्जी डाली आपने, उसने ऑब्जर्व करी था, इमिट करी, तो ये स्पेक्ट्रम बनाएगा ना। तो अगर इसके सराउंडिंग में, मतलब इसके सराउंडिंग में बोलो, क्लियर ना पॉइंट, आपका ये स्पेक्ट्रम सोर्स हो गया। तो हमारे पास क्या है, ये जो इसके सराउंडिंग में अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दी, मतलब कहने का स्पेक्ट्रम जो है इसके सराउंडिंग में क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है पॉइंट। आपने ये मान लीजिए नॉर्थ साउथ, मान लीजिए कोई फील्ड आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दी। इज इट क्लियर। तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम बस यही आती है कि जैसे ही बेटा कोई जो सोर्स था जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब जैसे कोई एटम है, इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी, देन एनर्जी को इमिट किया, तो क्या बनाया बेटा, एक स्पेक्ट्रम बनाया। तो अगर हम एनर्जी सोर्स, मतलब ये स्पेक्ट्रम सोर्स जो है बेटा, इसके सराउंडिंग में अगर मैग्नेट लेके आए, जैसे आपने बार मैग्नेट देखी ना, उसका एक कॉर्नर आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले लीजिए ब्लैक पार्ट को, कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ होते हैं। तो अगर आपने एक्सटर्नल इसकी तरफ क्या लेके आए, कोई आप मैग्नेटिक फील्ड लेके आए बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर ये जो लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रम की फाइन लाइंस है बेटा, ये स्प्लिट कर जाती हैं। स्प्लिट का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बेटा फैल जाती हैं। स्प्लिट का मतलब दूर दूर हो जाना।
पॉइंट आगे मीनिंग। तो क्या होता है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर ये स्पेक्ट्रम लाइंस जो होती हैं बेटा, ये अलग अलग डायरेक्शन, मतलब उसमें डायरेक्शंस में है ना, ये स्प्रेड आउट हो जाती हैं, ये फैल जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अब जब इनको देखा गया ये किस किस डायरेक्शन में अलग हुई, तो पता चला कोई एक्स एक्सिस, कोई वाई एक्सिस, कोई जेड एक्सिस में मिल रहा है। आगे पॉइंट समझ में। तो ये कैसे हुई ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर जो कोई स्पेक्ट्रम सोर्स है, अगर उस सोर्स के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आए बेटा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर फाइन लाइंस का मतलब स्पेक्ट्रम लाइंस का स्प्लिट हो जाना। समझ में आया, क्लियर। ये कैसे हुआ, और देखो इस इफेक्ट को भी हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोला जाता है जीमन इफेक्ट। ठीक है, ये जो चीज है इसका मान लो ये क्या हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है, तो इसको एक नाम दिया गया। ठीक है, वो नाम, और ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज जीमन इफेक्ट, कंपटीशन में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो ये रहता ही रहता है 11th 12th में। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखने को आए बेटा तो क्या लिखोगे कि व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी स्पेक्ट्रम सोर्स देन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइंस इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो अब पॉइंट आता है, साइंटिस्ट लोगों के मन में ये सवाल जनरेट हुआ। ठीक है, तो मतलब साइंटिस्ट लोगों के मन में क्या हुआ बेटा, ये सवाल जनरेट हुआ कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर ऐसा हुआ क्या, सच में ऐसा हुआ कि वो लाइन स्प्लिट कर गई, जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो स्प्लिट कर गई। तो जब इन्होंने बेटा इस चीज पे ध्यान दिया तो इन्होंने क्या पाया बेटा, याद करो हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, तो वहां पर एक चीज बताई थी कि बहुत टिनी छोटे पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल, जब वो घूमते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। और इसी पे जो बेटा फैराडे वगैरह और भी जो साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बेटा क्या पाया कि जो चार्ज पार्टिकल होता है, देखो चार्ज कैसे होता है, कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपनी क्या प्रोड्यूस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से बदलती है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, बहुत तेजी से घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, एक ही पाथ पे बार बार घूमता रहता है। तो ये एक फिनोमिना है बेटा उस ईएम फील्ड का कि कोई चार्ज पार्टिकल जब बहुत तेजी से एक ही पाथ पे घूमता है तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पॉइंट समझ में आ गया? तो देखो अब ये जो सोर्स है, जो एटम है बेटा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो एटम है, एटम के अंदर क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस एटम से मिलकर बनाए, और एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, क्लियर है पॉइंट, वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं। चार्ज पार्टिकल जब बहुत तेजी से घूमता है, समझ में आया, तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस सब्सटेंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड का तो सीधा सा फंडा है बेटा, एक तरफ से आपके एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, एक फील्ड होती है ना इसकी मैग्नेट की। आगे पॉइंट समझ में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा इसके थ्रू प्रोड्यूस करी गई, इसके जो सोर्स है स्पेक्ट्रम का, जो सब्सटेंस है, और एक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई बेटा। तो आप बताओ क्या जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जा रही है सब्सटेंस के थ्रू, जो सोर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है बेटा उसके थ्रू, और एक मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सटर्नल लगा रहे हो। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, कभी कभी अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्शन होता है। समझ में आ गया नहीं? क्लियर? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लगाने पर तो अब तब तक ये चीजें हमारे सामने क्लियर नहीं थी कि कोई सब्सटेंस भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो क्यों करता है कि हर सब्सटेंस बेटा एटम से मिलकर बना है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक टिनी स्मॉल चार्ज पार्टिकल, और जब वो बहुत तेजी से घूमेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो वन टाइप की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है सब्सटेंस के थ्रू, एक आपने एक्सटर्नल लगाई। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जब सब्सटेंस के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, इनमें क्या होता है, अब आप ही बताओ, आपने देखा है केस कि जैसे एक बार मैग्नेट ये है बेटा और एक बार मैग्नेट ये है, तो अगर नॉर्थ फील्ड साउथ फील्ड, जैसे आप देखते हो 2 बार मैग्नेट है, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, जैसे आप बेटा पास लाते हो तो क्या होगा, जैसे ही इनकी फील्ड आपस में टच में आएंगी तुरंत एक अट्रैक्शन फील होगा आपको, और बहुत तेजी से मैग्नेट आपस में एकदम चिपक जाती है। अगर डिफरेंट पोल है तब, अब ये क्या है, साउथ फील्ड नॉर्थ की फील्ड को अट्रैक्ट करती है, जैसे रेंज में आया ये रेंज मिली आपस में तुरंत, मैग्नेट के कॉर्नर से दूर है, क्लियर, बट मैग्नेटिक फील्ड मैच करनी। एक उल्टा क्या है बेटा कि अगर साउथ कॉर्नर के पास आप साउथ कॉर्नर ही रहोगे तो क्या होता है, आप जैसे जैसे पास ला रहे हो, जैसे पास आएंगे तो इनकी जैसे ये फील्ड एक दूसरे को क्लैश करने लगी तो आपको एक अपनी उंगलियों पे, फिंगर्स पे एक रिपल्शन, एक मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होता है, और आप जितना पास लाने की कोशिश करोगे वो मिल ही नहीं पाएंगे, बल्कि कोई इधर कभी इधर,
कभी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बेटा मूव कर जाती हैं। तो देखो वही चीज सेम यहाँ पर पॉइंट है, क्लियर, कि देखो ये एक सब्सटेंस के थ्रू बन रहा है स्पेक्ट्रम, मतलब सब्सटेंस के थ्रू, इसके थ्रू भी क्या है, मतलब ये स्पेक्ट्रम लाइंस हैं, बट ये बन कौन रहा है, एक सोर्स क्या है, कोई एटम, तो ये भी एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक, और एक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये जब क्लैश करेंगे बेटा तो इनमें क्या होगा, एक बिखराव पैदा होगा, है ना, एक स्प्लिटिंग पैदा होती है, समझ में आया बेटा। तो ऐसे ये लाइंस जो होती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट कर जाती हैं। और बेसिकली बेटा कहने का मतलब लाइंस किससे बनती है, एनर्जी से, और एनर्जी किन पे है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, मान लो भले ही इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, और जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आए तो इसकी क्या डायरेक्शन बदल गई, आया। अब देखो एक ही जगह एक ही शेल पे कई सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक को तो कई सारे इलेक्ट्रॉन सेम फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट भी प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा आप ही बताओ बेटा, कि जब वो अगर मान लो डिफरेंट फील्ड वाले दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनके घूमने पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की फील्ड डिपेंड कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन जो होती है, इसी पे बेस्ड बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन। अभी आगे स्पिन क्वांटम नंबर अपनी एक्सिस पे घूमना है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आपको पॉइंट समझ में आया, क्या हुआ कि ये पता चला कि स्पेक्ट्रम की लाइंस कैसे स्प्लिट करी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर, क्लियर पॉइंट, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में गई। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी जब डिफरेंट डायरेक्शंस में घूम रहे होंगे तभी तो उनसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस की फील्ड क्रिएट हो। भाई इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा उसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और वो बदलती भी है। मान लो कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कभी एक्स एक्सिस में, कभी वाई एक्सिस में, कभी जेड एक्सिस में, है ना। अब मान लो कभी जब मान लो किसी एक्सिस में घूम रहा है, प्रोड्यूस डिफर हो गई तो वो स्प्लिट करके कहाँ चला गया, जेड वाला इलेक्ट्रॉन वाई में चला, एक्स में चला गया। अब वहां अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हुआ तो वो स्प्लिट करके कहाँ गया, वाई में आ गया। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमें पता चला कि जो सब पाथ होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमता, सब शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमता, वो घूमते घूमते अपनी जो डायरेक्शन होता है बेटा वो बदलता रहता है, तभी तो इसको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बोला। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर फिर चीजें आई, तो जो हमारी एस सब शेल है बेटा, जो हमारी एस सब शेल है ना, इसमें तो एक ही इनको क्या बोला गया, फिर ये जो नए स्प्लिट करने के बाद बेटा जो पाथ बने अलग अलग, देखो पाथ तो वही है मान लो इलेक्ट्रिकल, लेकिन कभी एक्स एक्सिस में, कभी वाई एक्सिस में, कभी जेड एक्सिस में, तो इनको क्या बोला गया, देखो मेन पाथ में सब पाथ हो गया वो तो इलेक्ट्रिकली, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल गई, ठीक है, तो उनको बोला गया ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जहां मिलता है रोटेट करता हुआ बेटा वो स्पेस क्या कहलाता है, तो देखो ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी क्या है कि एटम में वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एटम का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, ऑर्बिटल कहलाता है। तो आप समझ में आया, मान लो अब वो एक्स एक्सिस में है कि वाई में है, तो अब इधर हो गया तो ये ऑर्बिटल हो गई, इलेक्ट्रॉन यहां हो गया तो यहां हो गया, ये दोनों स्पेस नहीं है। आगे पॉइंट है, तो इस तरीके से बेटा आप देखो हमारे पास ऑर्बिट की डेफिनेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आई, सबशेल की डेफिनेशन, सबऑर्बिट की डेफिनेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर से आई, और सबशेल भी एक पाथ में भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में घूमते हैं जिसको ऑर्बिटल बोला गया, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां, वो ऑर्बिटल बोला गया। तो वो हुई, वो आपके पास क्या है, वो अलग डायरेक्शंस में है। इज इट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें बनी। तो इस तरीके से एक कभी कभी क्या होता है मेन उसी में घूमता रहता है सेम उसमें, तो ऐसे ही एस जो सब शेल थी बेटा इसमें वही सेम ऑर्बिटल मिली, इसमें ऑर्बिटल भी आपकी क्या मिली, सेम ही मिली। जो हमारी पी सब शेल थी बेटा उसमें जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो कभी एक्स में, कभी वाई डायरेक्शन में, कभी बेटा क्या था जेड में मिले। तो इस तरीके से उसमें ऐसे डी सब शेल है बेटा, उसके क्या मिले आपके डी एक्स वाई, ये प्लेन में मिले, जैसे ये एक्सिस में ना एक्सिस के अलॉन्ग मिले। फिर डी के इलेक्ट्रॉन प्लेन, प्लेन क्या होता है बेटा, दो एक्सिस में, जैसे ये एक्सिस एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई दो एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड स्पेस, जो होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन। तो प्लेन जैसे ये दीवार क्या है, एक प्लेन है, ये फ्लोर भी क्या है, एक प्लेन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, ये आपका मान लो जैसे आपका बोर्ड है, बोर्ड में भी क्या है, दो एक्सिस है, एक मान लो इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया बेटा, क्लियर। तो आपकी फ्लोर भी क्या है, एक प्लेन है, आपका रूफ भी क्या है, मतलब रूफ भी एक क्या है, प्लेन, फ्लोर भी क्या है, एक प्लेन, चारों तरफ की दीवारें भी क्या है, अलग अलग प्लेन्स हैं, समझ में आ गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन प्लेन के अलाउंग घूमते हैं, वो कैसे घूमते हैं ये सारे आएगा, इनकी शेप आएंगी बेटा। तो इसके जो बेटा हमारे बनते हैं देखो वो क्या बनेंगे, डी एक्स वाई है ना आपके पास, डी वाई जेड, डी जेड एक्स
है ना, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और एक होता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। आगे समझ में? तो इस तरीके से डी सबशेल में मतलब देखो जो थर्ड एनर्जी लेवल होगा उसमें 3 सबशेल होंगी एस, तो एस का इलेक्ट्रॉन तो वही अपना स्फेरिकली घूम रहा होगा जैसे नॉर्मली घूमता है, तो वो तो सेम ही हो गया, है ना। और जो थर्ड शेल में जो पी सबशेल है उसके इलेक्ट्रॉन कभी एक्स में कभी वही, मतलब पाथ तो वही है पर डायरेक्शन बदल गई। ऐसे डी में भी हमारे क्या है, डायरेक्शंस बदल गई बेटा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिली, ये ऑर्बिटल्स मिली। क्लियर है पॉइंट? और देखो ये मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है यही आप पढ़ोगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर करोगे। तो देखो ये क्या चीज होती है, जैसे आपने कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है, सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है, तो वो कैसे बताते हैं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर अगर बेटा रिपल्शन फील होता है, जैसे आपने कोई सब्सटेंस है, आप उसके अलोंग बेटा क्या लेके आए, आप उसके अलोंग कोई एक्सटर्नल मैग्नेट लेके आए और मैग्नेट लाने पर आपको वहां पे क्या हुआ, रिपल्शन फील हुआ, है ना, मतलब कोई इफेक्टिव फील नहीं हुआ, तो वहां पे क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। और अगर आपको अट्रैक्शन फील हो तो वो वहां पे क्या हो जाता है, आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना, ये सारी प्रॉपर्टी आपके बेटा +2 का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये पूरा एक्सप्लेन से डिफाइन वो मतलब एक्सप्लेन होगा पूरा एक्सप्लेन। तो यहाँ हमारा बस थोड़ा सा है, ठीक है नहीं, तो जितना मुझे जरूरी था मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। बाकी आप लोगों को कभी और हुआ तो आपको ये पैरा और डायमैग्नेटिक कैसे शो होते हैं, क्लियर ना पॉइंट। मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर अट्रैक्ट हो बहुत तेजी से, दैट वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में आता है। वो कैसे होते हैं वो पूरा रीजन है उसका, तो आगे फर्दर कभी किसी में बताते हैं। या मैग्नेट के लाने पर कुछ भी नहीं हो, ना के बराबर अट्रैक्शन हो, तो वो डायमैग्नेटिक में आते हैं। तो वो ये क्यों आते हैं कि कुछ सब्सटेंस बहुत, जैसे आयरन है बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, वो पैरामैग्नेटिक में आता है। जिंक का पीस है बहुत लीस्ट अट्रैक्ट होता है ना के बराबर, तो वो डायमैग्नेटिक में आता है। तो ये उनमें ये जिंक में ये प्रॉपर्टी क्यों है, आयरन में ये प्रॉपर्टी, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब वैसे +2 के पहले चैप्टर में पूरा है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। बाकी आगे भी चलो कभी मौका मिला तो आपको बता देंगे। तो पहला आपको देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मैं समराइज करता हूं, ठीक है बेटा। तो समराइज करने पे अब आप जल्दी से समझो इसमें क्या चीजें हैं, कि आपने देखा कि ये चीज हमें पता कैसे चली कि जब हमारे पास कोई ऐसा सोर्स था, ऐसा सब्सटेंस था जिससे वो स्पेक्ट्रम बना रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम, तो जब हमने उसके चारों तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर लाने पर उसकी जो स्पेक्ट्रम लाइंस थी बेटा वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट कर गई। तो साइंटिस्ट लोग सोचने पे मजबूर हुए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाने पर ऐसा क्या हुआ कि वो स्प्लिट लाइन, जो स्पेक्ट्रम लाइन से बेटा वो स्प्लिट कर गई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। तब उन्होंने पाया कि जो सब्सटेंस है, जो स्पेक्ट्रम बनाने का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है बेटा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन हो, उसमें एटम्स होते हैं। सब्सटेंस है तो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। चार्ज पार्टिकल जब बहुत तेजी से घूमता है बेटा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से जब बदलती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जाती है बाय द सब्सटेंस, ठीक है, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो जब आपको मैंने वही चीज बताया कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड अगर वो सेम की होंगी तो अट्रैक्शन बन जाएगा, और अगर उनमें एक मतलब सब्सटेंस के द्वारा प्रोड्यूस की हुई फील्ड की डायरेक्शन और एक्सटर्नल की अगर सेम होगी तो रिपल्शन होगा। तो वही चीज होती है जैसे यहाँ पे मैग्नेट रिपेल करके भागती है, आपने देखा वहां पे लाइंस जो होती है ना, स्पेक्ट्रम लाइंस, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाई, एक उसकी फील्ड एक इंटरनल फील्ड सब्सटेंस की, तो इनमें एक रिपल्शन होता है और उस रिपल्शन करने के है ना मिनिमाइज करने के लिए स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं, ये स्प्लिट कर जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बेटा। तो यहाँ से पता, इसका मतलब क्या है भाई, जब स्पेक्ट्रम लाइंस डिफरेंट डायरेक्शंस में गई तो इसका मतलब वो एनर्जी जहां से आ रही है वो किसे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते होंगे। तो वो जो पी सब शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कभी एक्स में, कभी घूम के वाई में, वाई से जेड में। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ही आया। तो मतलब कहने का अब तक हमें क्या क्या चीज पता चल गई। देखो ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ मूव करती हुई नहीं दिख रही हमको। जैसे कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन किस डिस्टेंस पे जी, इस डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो वो इस डिस्टेंस पर है। अब वो जी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कि है ना, कि जी वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो उसके सब पाथ पता चल गए। अब उसमें वो एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है ना। जैसे मान लो कभी आपसे कोई रिलेटिव घर में आए, कई सारे रूम है, आपको कोई फ्रेंड आपको पूछने आया है ना, मान लो फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आया, और फर्स्ट फ्लोर पे सबसे राइट, आप जो राइट कॉरिडोर है उसमें सबसे लास्ट के रूम में बैठा है, आप वहां जाके मिल लेना। तो ये क्या हुआ, पहले घर में एंट्री हुई तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दो डिवाइडेशन हुए जी। ग्राउंड फ्लोर पे पूछा बंदे ने कि मुझे उससे मिलना है जी, यहाँ पे नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा जी। फर्स्ट फ्लोर पर जी कहाँ मिलेगा जी, राइट कॉरिडोर के सबसे लास्ट रूम में। तो एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, आगे पॉइंट समझ में। तो सेम वही, तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन में पहले उसकी डिस्टेंस आई, मतलब सेल,
शेल में अब वो सर्कुलर घूम रहा है कि इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहा है, कई सारे पाथ है उसमें, तो किस पाथ में घूम रहा है। आगे समझ, जैसे ऊपर पहुंचे फ्लोर पे जी, राइट कॉरिडोर लेफ्ट कॉरिडोर की तरफ कौन से, इधर की साइड वाले। अब इसमें कौन से है ना, तो इस टाइप जैसे एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में कि जेड एक्सिस में। फिर रूम आया जी, रूम में कहाँ आया पॉइंट है, रूम में अंदर की पोजीशन। क्लियर है पॉइंट। चलो बेटा, तो इस तरीके से आपने देखा, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिले। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको बेटा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पता चला। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किस पाथ में, किस सब पाथ की, किस एक्सिस में घूम रहा है, किस प्लेन में घूम रहा है, मतलब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन समझ में नहीं, वो आपको बेसिकली पता चलती है किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद देखो बेटा, हमें आगे जो एक पॉइंट है वो है हमारा क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिनिंग का मतलब घूमना होता है ना, चलो है ना, तो इस पे लेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हम इस पे बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर, और फिर हम इन KLMN SPDF वगैरह ये इन सबको रिलेट भी करवा देंगे क्वांटम नंबर से। तो नेक्स्ट वीडियो में स्पिन क्वांटम नंबर लेंगे और उनके मतलब इन शेल सब शेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, इनका रिलेशन बेटा क्वांटम नंबर्स। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।